सभी का स्वागत है दी मुकेश खन्ना शो में। दोस्तों, मैंने आई थिंक कुछ महीने पहले मैंने एक मुहिम शुरू की थी कि मैं अपने इस मुकेश खन्ना शो में क्रांतिकारियों के परिवारजनों को इनवाइट करूंगा, जिनके मुख से मैं उनके खुद के पूर्वजों ने जो जो कुछ कमाल कर दिया हमारे देश के लिए, छुड़ाने में जान दे दी, आहुति दे दी, उसके बारे में मैं उनसे उनके हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं सुनाना चाहता हूँ। पिछली बार आपको मालूम है मैंने सावरकर जी की पोती को आशीलता राजेश से मैंने इंटरव्यू लिया था। आज मैं आपको बता दूं उसी कड़ी को मैं कुछ वक्त ज़्यादा बीत गया है क्योंकि कर नहीं पा, मैं उस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आज मैं आपके सामने एक और क्रांतिकारी परिवार के सदस्य को लेकर आना चाहता हूं और वो क्रांतिकारी सदस्य राजगुरु जी के वंश के हैं। राजगुरु जी जिनको तीनों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आपको पता है वो कितना इम्पोर्टेंट दिन था, पूरा देश हिल गया था जब उन्होंने सुबह के अंधेरे में तीनों को फांसी दे दी थी। पर मुझे कहना ये है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं आज, खास तौर पर जितने भी हमारे देश के जितने भी वो हैं जो आज की जनरेशन है, उनको सिर्फ इतना ही मालूम है कि राजगुरु तो हाँ वो तीनों में से थे जिनको फांसी दी गई थी। उसके आगे क्या, क्यों नहीं मालूम आपको? हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश के इतिहास में उन्होंने इसमें पूरे का पूरा अपना सहयोग दिया है। हमारे को छुड़ाने में, हमको देश को आजाद करने में उन्होंने अपना सहयोग दिया है। उनके जानों की, प्राणों की आहुति की वजह से हम लोग आज चैन की नींद सोते हैं, जिसके लिए हम अभियान भी लड़ रहा है कि इनको शहीदों को दर्जा देना चाहिए। तो मैंने उनके वंशज, उनके पौत्र को बुलाया है, सत्यशील कमलाकर राजगुरु जी को। उनके मुख से हम सुनते हैं राजगुरु जी ने क्या क्या कमाल किया था, राजगुरु जी ने कैसे जोश में भरकर वो क्यों इस छोटी सी उम्र में तैयार हो गए थे कि मैं तो मरने मारने को तैयार हूं। आज जानते हैं। चलिए, अगर आप कहें तो मैं अभी आपको उनसे मिला दूं। तो चलिए मिलते हैं सत्यशील कमलाकर राजगुरु जी से। जय श्री राम सर। जय श्री राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चरण स्पर्श पितामही। अरे कितनी बार चरण स्पर्श करोगे पुत्र, कितने आशीर्वाद चाहोगे? तो भी कम है पितामही। आज अच्छी शक्कर अच्छी होती है, अति शक्कर अच्छी नहीं होती ना, सब बोलते हैं। आप तो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं तो फिर भी अगेन आयुष्मान भव। आइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है राजगुरु जी के बारे में, लेकर उनके बारे में, और मैं जानना चाहूँगा डिटेल में उनकी कहानी को आपसे। तो आइए बैठ के बात करते हैं। धन्यवाद। सो सत्यशील कमलाकर राजगुरु, करेक्ट? यस। आप तो जानते हैं हमारा ये मिशन भी जानते हैं और मुझे पता है कि आप भी जुड़े हैं इससे। मुझे एक शिकायत है और काफ़ी बड़ी शिकायत है। मुझे गुस्सा आता है जब किसी को कोई चीज़ मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती, और ये तो वो हैं जिनकी वजह से हमें आज चीज़ें मिल रही हैं। हम सुख शांति से सोते हैं, हम आज़ाद हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से, मुझे वो कारण अभी भी नहीं मालूम, सिर्फ गैसिंग चलती रहती है कि किसने किया। ब्रिटिशों ने तो किया होगा, चलो हमारे खिलाफ ये लोग बॉम्ब करते हैं तो ये आतंकवादी है। अरे देश आज़ाद हुआ, जिसने आज़ाद करने के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाई, जान दे दी अपनी, फांसी पे चढ़ गए। हमारी सरकार उसके आने के बाद में वही करती है जो ब्रिटिश सरकार कर रही थी। आज तक सही शहीदों का दर्जा नहीं दिया। तो आप जैसे, आप अभी तक तो पता लग गया होगा कि हमने पिछली बार अपना वीर सावरकर की पोती को बुलाया था, जो आशीलता राजेश जी, उनसे भी मैंने काफ़ी बातें सावरकर जी के बारे में बताया। देखिए क्या है कि ये हमारे शिक्षा सिस्टम का ये खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग, या सरकार का कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, केयर नहीं करने वाली बात जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने केयर अनदेखा करने वाली कर सकते हैं। कौन जिम्मेदार है
मालूम करना चाहिए। लेकिन सरकार से सरकार बदली, आज की सरकार हमारी सरकार है। मैं तो बोलता हूँ कि आज हम अपने पुराणों को लेकर आ रहे हैं वापस। मैं कहता हूँ सिलेबस में पढ़ाओ। क्यों झांसी की रानी के लिए इतना होता है और मदर टेरेसा के लिए इतना होता है? तो ओपनली हम लोगों ने ये एक मुहिम चलाई है, ये दीपक जी और गोपाल सिंह जी के साथ मिलकर, कि कोशिश करिए तो उनके परिवार वालों के वंशज को लेकर आइए। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं देखते हैं वो तो ठीक है, पर ऑडियंस को अगर आप जैसे उनके वंशज मिले तो हॉर्सेस माउथ से उनके बारे में मालूम होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आज के जनरेशन को चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में मालूम होना चाहिए, सुखदेव के लिए मालूम होना चाहिए, राजगुरु जी के लिए मालूम होना चाहिए, भगत सिंह जी के लिए मालूम होना चाहिए, अशफाक उल्लाह खान के लिए मालूम होना चाहिए। वो कौन बताएगा? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस में डालो, आज का ऑडियंस को तो पता ही नहीं है। पर अगर हमने सोचा है कि अच्छी बात सोचिए कि चलो उनके घर वालों को बुलाते हैं जिनको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उनसे शिकायत क्या है मैं जानना चाहूँगा आपसे कि राजगुरु जी के बारे में एक तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए कि कहाँ पैदा हुए, कितनी उम्र में डेथ हुई उनकी, क्या किया, इन शॉर्ट अगर आप बता सकेंगे। हाँ बताता हूँ। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 में पुणे के नज़दीक खेड़ गांव में, आज जिसका नाम राजगुरु नगर रखा गया है, वहाँ पे हुआ था। बचपन से वो बहुत साहसी और निग्रही थे। अपनी मातृभूमि के लिए उनके मन में प्यार था। शालेय शिक्षण वहाँ होने के बाद, राजगुरु नगर में होने के बाद, संस्कृत का वेदाध्ययन करने के लिए वो वाराणसी काशी चले गए और वहाँ जाके सांगवेद संस्कृत शाला है वहाँ पे, अहिल्याबाई गाड़कर होलकर घाट पे, वहाँ पे उन्होंने दाखिल हो गए और संस्कृत का नॉलेज लिया और संस्कृत में पंडित की पदवी हासिल कर दी। वहीं पे मतलब तब तक वो 18-19 साल के हुए थे। हाँ, आज का 18-19 साल के बच्चे को संस्कृत की स्पेलिंग ही नहीं आती। तो मातृभूमि के लिए उनका प्यार जागरूक होने लगा और ये क्रांतिकारी संगठन कौन सी है, कैसे इसमें प्रवेश किया जाए, उस वक्त चल रहा था माहौल। उस वक्त बहुत गर्म माहौल चल रहा था। ये हम कौन से सन की बात करें? 1908 में पैदा हुए। 1908 में 18 साल और ऐड कर लो। 1924 की बात है जब गर्म हो गया था। यस 1924-25 की बात। उस वक्त कौन कौन थे उनके कंटेम्पररीज? तो वहाँ पहले उनको जो वाराणसी में मिले वो बाबाराव सावरकर जी थे। सावरकर जी मिले उनको? बाबाराव सावरकर जी मतलब विनायक दामोदर सावरकर जी के बड़े भाई। हाँ, वो जो बड़े भाई जो थे। हाँ, वो मिले उनको और फिर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी से उनको मिलवाया और फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भगत सिंह, सुखदेव और बाकी जो सब क्रांतिकारी थे, पूरी टीम बन गई। लेकिन राजगुरु जी को ये पता था कि अगर देश के लिए कुछ करना है, बलिदान देना है, तो खाली संस्कृत और ये करके फायदा नहीं होगा। इसके लिए हमको मेहनत करके अपना शरीर भी सुदृढ़ करना होगा, सुदृढ़ करना होगा, लड़ना है हमें, क्योंकि अंग्रेज सरकार उन पर ऊपर अत्याचार करेगी और वो करने की शक्ति। हाँ, और वो अत्याचार हमको सह लेना चाहिए। उसके लिए शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए वो कसरत, एक्सरसाइज सब शुरू की। वो अमरावती में एक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नाम की संस्था है, तो वहाँ पे वो व्यायाम का शास्त्र शुद्ध शिक्षण लेने के लिए वहाँ पे दाखिल हुए। ओके। वहाँ पे 1 साल उन्होंने पूरा शारीरिक अपनी कसरत करके शरीर को बनाया और वहाँ भी व्यायाम विशारद की पदवी उन्होंने हासिल कर दी। और फिर बाद में वापस वो चले आए इन लोगों के साथ कि भाई अभी मैं पूरा तंदुरुस्त हो गया हूँ, अभी मुझे किस चीज़ की डरने की बात नहीं, कोई भी काम करने के लिए अभी मैं तैयार हूँ, मुझे लो। और फिर आगे की जो हकीकत हुई, लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठी हल्ला हुआ, वो लाठी हल्ले में वो सैंडर्स नाम के ब्रिटिश इंस्पेक्टर हुए और उनकी वजह से लाला जी मृत्यु पा गए। तो फिर ये तरुण जो थे सब, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राठौड़, ये सब लोग ये हो गए, मतलब बहुत चिढ़ गए, बहुत उनके साथ हम इसको मारेंगे, इसका बदला इसको ऐसे ही देंगे। और फिर उन्होंने ये बात हो गई 1928 साल में, 1928 में लाहौर में
उन्होंने वो सैंडर्स जो ये था ब्रिटिश इंस्पेक्टर था, उसको गोली से उड़ा दिया। एक ही गोली में राजगुरु जी ने उसको, कहते हैं कि भगत सिंह के पहले उन्होंने चलाई, भगत सिंह जी के पहले उन्होंने गोली चलाई, और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जी ये वो ऐसे थे, सब थे उस वक्त। हाँ सब थे ऐसे थे कि जो मोटरसाइकिल में जा रहे थे, मोटरसाइकिल चालू कर रहे थे, बैठना शुरू कर उन्होंने आके एक ही गोली मारी, वो बराबर सीने में बैठ गई, और फिर वहीं पर गिर गया वो ब्रिटिश इंस्पेक्टर। फिर बाद में भगत सिंह जी आए, उनको लगा कि ये गया कि नहीं, मतलब लगी कि नहीं गोली, इसके लिए बाद में भगत सिंह जी ने और 4-5 गोली उसके ऊपर डाली टू मेक इट श्योर, एंड देन फ्रॉम देयर दे रैन अवे। और इसी सैंडर्स के चक्कर में असेंबली में बम फेंकने के बाद में जो सजा दी गई थी, मैंने सुना कि वो इतना बड़ा अपराध नहीं था असेंबली में, वो भी बम पटाखे टाइप था, वो भी किसी को मार और वो बम फोड़ने में किसी की हिंसा नहीं थी। तो इस चक्कर में मैंने सुना है, किससे सुना है मुझे पता नहीं, पर ये बात सुनी है कि जब ब्रिटिश को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि इन लोगों को मृत्यु दंड नहीं दे पाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी वो नहीं थी हरकत, तो उन्होंने किसी को बीच में तोड़ा वोड़ा और उसके मुंह से मालूम पड़ा कि इन्होंने तो सैंडर्स को मारा। जय गोपाल ने ये बात बोली, तब जाके इसके लिए उनको फांसी की बात करें। वो सही है। ओके, फिर आगे और जब भी असेंबली में बम फोड़ा गया था तो भगत सिंह जी के साथ बटुकेश्वर थी, उनको काले पानी की सजा मिली और वो उनको अंडमान भेजा। तो इनको सजा, इनको फिर सैंडर्स के चक्कर में, सैंडर्स में बटुकेश्वर जी नहीं थे, नहीं, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सैंडर्स मर्डर में थे, इसलिए ये तीनों को फांसी की सजा हुई। और बटुकेश्वर दत्त जी के साथ में भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, तो असेंबली वाले केस में फांसी की सजा नहीं थी, वो आजीवन कारावास, काला पानी की सजा, इस तरह की सजा। तो इसका मतलब 2 आदमी ने असेंबली में बम फेंका, एक भगत सिंह जी, एक ऊपर बालकनी में जाके, और पर्चे उड़ाए थे, ठीक है। अब ये दोनों पकड़े गए, इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, भागे भी नहीं, करें। और उसके बाद में जब उनको मालूम पड़ा कि भाई इनको फांसी देना है, जो देश इवन गांधी जी चाहते तो छोड़ा सकते थे, हम उसके ऊपर आएंगे बाद में, और उसके बीच में उनको लगा कि भगत सिंह और ये दोनों सिर्फ असेंबली में फेंकते हैं, फिर उनको अंदर से राजगोपाल, क्या नाम बताया, जय गोपाल से उन्होंने तोड़वाया अंदर से भी, ये तो सैंडर्स को गोली मारा था, मतलब पहले क्यों नहीं बताया। तो उसमें भगत सिंह मिल गए इनको, ये सुखदेव नहीं था, और मालूम पड़ा राजगुरु भी उसमें इन्वॉल्व था, तब राजगुरु को पकड़ा गया होगा, और तब राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव कहाँ थे? ये तो सुखदेव को फांसी क्यों हुई? वो भी साथ में थे सैंडर्स मर्डर के। अच्छा, वो भी ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ एवरीथिंग। वो जो प्लानिंग हुई थी, वो सब प्लानिंग इस जगह पर जाकर वो आएगा बाहर, अंदर से उसको मारेगा। और इसमें जो जय गोपाल जी थे, उनको ही वो पहचानना था कि यही इनको ही मारना है। अच्छा, जय गोपाल इनका ही आदमी था जिन्होंने बताया कि इसको, बाद में जाके फूट गया। कभी मैं सुना गलत लोगों को भी मारा गया था किसी और केस में, हो गया है, इसमें भी है आगे, इसमें भी आगे। तो उसको जय गोपाल इनके लिए था कि बताएगा कि इशारा करेगा आगे आगे, वो रुमाल वही गिरा देगा, पर उसके बीच में ये पलट गया। इनके साथ में और भी लोग पलटे थे सर। फणींद्र नाथ एक जन थे जिन्हें क्रांतिकारी संगठन में दादा नाम से बुलाया जाता था, वो भी पलट गए। अब लालच में कि डर में, सजा में क्यों, लेकिन पलटे थे कुछ लोग, तभी इन लोगों को पकड़ा जा सका था। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी को भी एलिफेंट पार्क में है, वो भी कोई फूट गए थे बीच में, अदरवाइज चंद्रशेखर आजाद जी को कोई नहीं जानता था। तो हमारे देश में जयचंद और मीर जाफर जैसे शुरू से ने बहुत कुछ वो हमारे शुरू से, सिकंदर के ज़माने से लेकर आज तक एक फूट जाता है एक आदमी। आपने सही बताया कि पैसों के लालच में या सज़ा के लालच में, जैसे अभी हमने आपकी लिखी हुई कहानी पढ़ी थी जिसमें प्लासी का युद्ध में, जिसमें जब वो अंदर वो तो मीर कासिम या मीर जाफर को उन्होंने कहा तुमको बना देंगे हम लोग, और वो फूट गया, और तब जाके वहाँ के राजा कौन, सिराजुद्दौला को हरा दिया अंग्रेजों ने। तो ये देश का दुर्भाग्य है, और मैं ऐसे मानूंगा कि ये हमारी परंपरा में नहीं है, हमारी सोच में नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर के परिवार वालों के साथ को आप पैसों के लालच में, जैसे मीर जाफर ने जो किया था, वो नवाब बनने के चक्कर में किया। शर्म आनी चाहिए। आज के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, पहचानिए आप। और ये बात आज भी समझानी पड़ रही है कि अंग्रेज हमारे दुश्मन थे,
कई क्रांतिकारकों ने अपने बलिदान से ये इस देश को आज़ादी दी है। बिल्कुल। लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आज़ादी हमें बापूजी से मिली। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना। आप भी मानते हैं इसको? नहीं, ऐसे कैसे मानेंगे? हमारे घर का आदमी ने अगर बलिदान घर दिया का आदमी गया है, इसीलिए मैंने बुलाया है इनको, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं मानता जब मैं कहता हूँ कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना डाल। नहीं है साहब, असंख्य क्रांतिकारियों की खून बहे हैं। ये मैंने इनको क्यों बुलाता हूँ इन लोगों को? आपको हॉर्सेस माउथ सुनने की आदत है, या तो आप गूगल से ढूंढते हैं या आप वो भूल गए उस जमाने में जो किताबें होती है, और किताबें भी जैसे इनका इतिहासकार लिखता है तो अपनी स्वेच्छा। तो इनको इसलिए बुलाया है कि बताइए कि ये गलत है कि सिर्फ गांधी के सत्याग्रह करने से हमें देश नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ये क्रांतिकारकों ने अपने प्राण की बाजी लगाई, अपना बलिदान दिया, इसीलिए ये सब हमको आज़ादी मिल गई। इंग्रज लोग भागकर चले गए यहाँ से। तो इनका योगदान नकारा जा रहा है। लेकिन इनका योगदान नकारा जा रहा है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि अपना ये सब उग्रवादी लोग हैं, ये इनकी सोच उग्रवादी है। उग्रवाद किसकी तरफ? उग्रवाद आपके मतलब दुश्मन की तरफ ना? हाँ, ब्रिटिश की तरफ। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ये गोपाल सिंह लड़ता है, दीपक लड़ता है, आप लड़ते हो और मैं लड़ता हूँ, और हमको हमारा दुश्मन एक है। मैं अपने हिसाब से उसको डील करता हूँ, ये अपने हिसाब से करते हैं, ये आप हिसाब से। तो मेरे को तो बोले आइए साहब हमारे साथ आइए। तो क्या सरकार को क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आया आज तक ये। हम लोग मिस्ट्री है बहुत बड़ी। अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि जब ये सैंडर्स का कांड हुआ, उसके बाद राजगुरु जी घर आए थे। एक्चुअली हमारा फैमिली एकदम मिडिल क्लास, ऐसा मराठी नहीं ऐसा नहीं था। ओके। और तभी जब राजगुरु घर पे आए, घर में आके उन्होंने अपने माँ को, अपने बड़े भाई को सब बताया कि मैंने किया है, कि ये सब ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा सब किया है, और मैं अभी देश के लिए बलिदान देने वाला हूँ। आप मेरी मतलब मैं पकड़ा गया तो आप मेरे लिए रोना मत। मेरे लिए रोना मत, मैं देश के लिए बलिदान देने वाला हूँ। तभी राजगुरु जी की माँ को उनके हाथ में रिवॉल्वर दिखा। माँ के हाथ में? ये राजगुरु के हाथ में रिवॉल्वर दिखा? तो माँ बोली कि तू ये ऐसा क्यों कर रहा है? तभी राजगुरु ने माँ को बोला कि हमारे सब भगवान के हाथों में शस्त्र है। क्या बात, शस्त्र वाली बात। ऐसी ऐसा हमारा कोई भगवान नहीं है कि जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है, किसी के पास ये। तो जब भी शत्रु चाल करके आता है और शस्त्र से हमें घायल कर देता है या वार कर देता है, तो हमें भी सशस्त्र करना। ये बात आशीलता राजे जी ने भी यही बात कही कि वीर सावरकर जी इसके फेवर में थे कि सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए। देयर शुड बी, वो भी इसी वो इनसे भी मिले थे, तो ये बात इनके दिमाग में वही है कि ये नहीं कि यहाँ गाल में गाल मार दिया, अच्छा मार दिया इधर मार दो ना, वो नहीं। अभी ये चीजें मुझे धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही है। सब अभी भी बहुत 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 से एक्सपोजर हो गया है, गूगल एक्सपोजर हो गया है, यूट्यूब एक्सपोजर हो गया है, ये न्यूज़ चैनल्स जो अगेन बिके हुए हैं, माफ़ करना बुरा लगेगा उनको, बट एक यहाँ भी नहीं है, बीबीसी में भी है, CNN में भी है, ये ब्रिटिश के भी जो है वो सरकारी कौन उसको गवर्न करता है। मतलब एक तो इवन नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात निकाली, इवन अर्नब ने भी बात निकाली कि बाकायदा पेमेंट की जाती है किसी जर्नलिस्ट को कि आप एंटी इंडिया के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, ये लो चेक। तभी आप कभी कभी देखते हो ऐसे ऐसे, मैंने अभी एक यूट्यूब में देखी थी, इतनी बुराई कर रहा था वो लोग, कुछ नहीं है सर, गरीबी है यहाँ पर, ये नहीं मिलता है इनको, हाइजीनिक का सेंस नहीं है इनको, ये सेंस नहीं। अगेन हम उसी को देखते हैं ना, आप और मैं, हम कहाँ किताबें पढ़ते हैं, माफ़ करना आजकल किताब तो चली गई कोने। तो अगर इसको नहीं ठीक किया गया तो आने वाली वंशज को, जैसे मैंने एक बार किसी के लिए मैंने बोलना नहीं चाहता, शत्रु जी के बारे में हो गई थी कि उनकी लड़की के मुँह से निकल गया था कि लक्ष्मण संजीवनी किसके लिए लाए थे, वो हनुमान, वो नहीं बोल पाए, हो सकता याद नहीं आया उस वक्त, पर मैंने कहा कि ये मैं शत्रु जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको बताना चाहिए, हालांकि उनका घर ही रामायण है, उनका नाम है लव कुश लड़की, और अल्टीमेटली क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, पर मैं बोलूँगा ये बाप की मिस्टेक। अगर आज का बेटा इतना फास्ट जा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर मोबाइल लेकर गाने सुनता है और जाके बीच में बैठ के दुनिया भर की फिल्में, नेटफ्लिक्स सब फ्री, कुछ खर्चा नहीं है, आपको टीवी खरीदने की जरूरत नहीं, वो आदमी धीरे धीरे, आप तो संजीवनी की बात कर रहे हो लक्ष्मण की, वो अपने दादा का नाम भूल जाएगी और दादा का नाम भूल जाएगी। हम अकबर के बाप को जानते हैं, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। आपको मालूम है आपका बाप का नाम क्या था? ओके,
दादा का नाम क्या था? दादे के दादा का फादर का नाम क्या था? सर नहीं पता। तो हुमायूं क्यों मालूम है आपको? बाबर क्यों मालूम है आपको? क्योंकि पढ़ा है। So somebody has to change that syllabus। और मुझे अच्छा लगा मोदी जी की तरफ से ये आह्वान हुआ है और उन्होंने कहा है कि हमको सुभाष चंद्र बोस की हमने जो 26 जनवरी को की है वो होना जरूरी है, क्योंकि हमको बच्चों को बताना है। तो आपके हिसाब से सदाशिव जी, क्या आप ये बोलते कि ये भी सशस्त्र क्रांति में बिलीव करते थे? और मदर को क्या जवाब दिया? मदर फिर कन्विंस हो गई? कन्विंस होना ही था उनको। लड़का अपनी जोश में अपना बड़ा भाई मतलब मेरे दादाजी तो जो थे उनके साथ, तो राजगुरु जी ने मुझको प्योरली कहा था कि एक लड़का तेरे लिए, एक लड़का मातृभूमि के लिए। क्या बात। तो इसीलिए मैं मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। माँ बहुत जो सिखों में हुआ था, बड़े भाई को उस वक्त लड़ने के लिए सिख बना दिया जाता था हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। यहाँ भी मैं समझता हूँ ये आप तो मिलते रहते होंगे परिवार और लोगों के भी परिवारजनों। इनफैक्ट मैं बता दूं ऑडियंस को कि ये गोपाल सिंह जी और ये इनका जो जय हिंद अभियान है हर 27 फरवरी 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत दिवस, उनका जन्मदिन तो मुझे मालूम है। उनका ये थोड़ा आगे पीछे क्योंकि उनका जन्मदिन मेरा जन्मदिन एक ही दिन है। तो उस वक्त ये हर बार मुझे बुलाते हैं और हम लोग पूरे इंडिया से इनके 10-15 लोगों के वंशज को बुलाते हैं और उनको सम्मान देते हैं। तो आप सबसे मिलते रहते, लोगों की क्या रिएक्शन? नहीं, हम शहीद परिवार के जितने भी लोग हैं, जैसे भी मंगल पांडे जी है, विष्णु गणेश पिंगले जी है, भगत सिंह जी है, सुखदेव जी है, अशफाकुल्ला खान है, इन सब लोगों को हमारी मतलब पिछले कई साल पहले नहीं थे, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन इनके थ्रू हुआ है। पहले भी आप फोन में बातें होती थी? फोन में बातें होती थी, या फिर ये हमारे मेरे पहले पीढ़ी के जो लोग थे, मतलब मेरे पिताजी वगैरह, वो लोग मिलते थे एक दूसरे को। गुजरे अभी 47 कहाँ गए, अभी तो निकला है। तो फिर बाद में हम लोग भी ये होने, तो उन्होंने भी खोया अपने घर का बेटा, उन्होंने भी खोया अपने घर का बेटा। तो ये अब तो मैं तो इनको तारीफ करूंगा कि किसी ने तो एक बीड़ा उठाया है, क्योंकि सब लोग ये बोल के चुप हो जाते हैं कि शहीदों का दर्जा नहीं दिया। छोड़ो ना, क्या करना है अपने को आगे बहुत काम है। Now somebody has to make them। जैसे मैंने उसका कि फादर शत्रुघ्न जी के बारे में मेरे को कई लोगों ने कहा सर आप ऐसा क्यों बोलते होंगे? मैंने कहा उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक फादर के बारे में बोल रहा हूँ। जो बच्चा अगर बढ़ जाता है हमारी परंपरा को भूल कर, पकड़ के लाओ उसको, बैठाओ इधर, ये हमारे देश की परंपरा, ये हमारे देश का इतिहास है, ये हमारे देश के क्रांतिकारी, ये करना पड़ेगा। उसके लिए सर स्कूल से मतलब ये सिलेबस में स्कूल से इनके लेसन्स होने चाहिए, जबरदस्ती इनके लेसन्स होने चाहिए। स्कूल में इनके ऊपर जैसे एक पात्री प्रयोग रहता है, या वन मैन शो जैसा रहता है, हाँ। या एक छोटा सा ये रहता है ना, प्ले रहता है, करे आप लोग वो आप लोग करें, और उसके लिए उनको कुछ अवार्ड दे, वो डिबेट की तरह करे आपस में कंपटीशन। हाँ। तो लड़कों को मालूम पड़ेगा कि इसका इतिहास क्या है। रस्तों को नाम देना तो एक बात है, लेकिन हमने कई बार ट्राई किया अलग अलग सरकारों के पास कि भाई इनके नाम से कुछ पुरस्कार रखो, राष्ट्रीय पुरस्कार रखो, या राज्य लेवल का पुरस्कार रखो, या कुछ रखो। पुरस्कार मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसको वो अगर एक सर्टिफिकेट या एक ट्रॉफी मिल जाती है तो उससे आनंद होता है, वो लड़के को और करने की इच्छा होती है, और उसे देखकर और लोगों को भी, और बच्चों से बढ़कर मैं कहना चाहता हूँ कि उसको जानने की इच्छा होती है। कई बार किसी बच्चे को अवार्ड दिया जाता है, वीर सावरकर अवार्ड, माफ करना उस बच्चे को नहीं मालूम है वीर सावरकर, लेकर तो आ गए घर में, बाप से पूछेगा वीर सावरकर कौन था? हाँ। वो आप बोलेंगे ये था, अच्छा ऐसा क्या था। बच्चों को तो कहानियां चाहिए, बच्चे तो भूखे हैं। आप उनके स्लेट खाली होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, शक्तिमान मेरा इतना रिलेशन बना उनका, उनके स्लेट खाली होते, जो लिखोगे वो वहां पर जाएगा। ये आपकी बात सही है कि सिलेबस में चेंज करना, और सुना है कि धीरे धीरे सुबुगाहट शुरू हो गई है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैं समझता हूँ मोदी जी को तो मैं और आह्वान करूंगा कि अब फर्स्ट गियर में नहीं, सेकंड गियर में आ जाओ, थर्ड गियर में आ जाओ, ओपनली बोलो कि ये बहुत नाम, हालांकि ये नाम भी डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। मैं जहाँ पर जाता हूँ लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है आपको सर, ये तो अरे साहब इन्होंने रूल किया हमारे ऊपर, तो उनके इतिहास पढ़ते हैं, और जिनके ऊपर रूल किया उनका इतिहास क्यों नहीं आता? कैसी व्यथा उन्होंने गुजरे हैं, कैसे मरे हैं वो लोग, क्यों नहीं लिखते आप लोग?
आप मुगल आजम की एक फिल्म बना देते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, मैं आपको इसमें शेयर करना चाहूँगा। इतिहास क्या होता है? एक शेर ने एक आदमी को मारा, ठीक है, शेर खा गया। अब वो आदमी घर में आके अपनी कहानी सुना, और ऐसा हो गया, शेर आया था मेरे को, मैं भागा, उसने ऐसा किया, खून किया, उसने वो किया, और अल्टीमेटली मैंने देखा अपनी आंखों से उसने उसको मार दिया। ये इतिहास लिखा किसने? इसके परिवार वाले। शेर वाले के परिवार वाले अगर इतिहास लिखते तो वो क्या लिखते? अरे वो सामने से आ गया और डराने लगा मेरे को, उसने मेरे को वो किया, और सडन मुझे लगा कि ये मेरे पे अटैक करेगा, तो मैंने डिफेंस में उसको मार दिया। वो अपने इतिहास अपने पक्ष से, जैसे आपने कहा ना, इतिहास अपने पक्ष से लिखा जाता है। अंग्रेजों के पिट्ठू बोलो, या जो ल्यूटियंस, एक ओपनली एक टर्म आ गया है जो हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ कर रहे हैं, वो लोग इतिहास लिख कर गए हैं, और वो इतिहास को पिछली गवर्नमेंट ने 60 सालों तक फॉलो किया। सही है। दूसरी मेरी एक मांग है सर, ऐसा कि जैसे ही ये अभी उनकी जन्म जयंती या पुण्यतिथि होती है, तो आज इतने क्रांतिकारक है, जैसे महाराष्ट्र से देखा जाए तो कम से कम 50-60 क्रांतिकारक, मतलब इन्होंने मुझे हमेशा भेजते रहते हैं, ये इतने क्रांतिकारी हैं हमारे, कहीं तो क्रांतिकारी है, देश के हर कोने से देश को आज़ाद करने के लिए क्रांतिकारी हुए थे। उनकी जयंती और पुण्यतिथि सरकार के स्तर पर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट, बड़े लेवल पर, बड़े लेवल नहीं, छोटे लेवल रहने दो, नहीं बड़ा करो ना, मालूम पड़े पब्लिक को कि भाई ये ऐसा थी कि करके झंडा मंडन जब तक सर राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होगा तो पहुंचेगा नहीं, ये आंदोलन है। नहीं सर, मेरी बात ऐसी है ना, आप छोटे काम से शुरुआत तो करो। जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ, कभी कहीं बुलाते हैं, ये करते हैं, क्या करते हैं आप, गांधी जयंती के दिन गांधी जी का फोटो लगा के उसको हार लगाते हैं, या नेहरू का बाल दिन होगा तो वो करते हैं। क्यों नहीं 23 मार्च को आप शहीदों का, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव का फोटो लगा के उनको माला अर्पण करते हो? मेरा कहना है छोटे स्तर पे करो, छोटे स्तर पे करो, शुरुआत करो, और धीरे धीरे पब्लिक को पहचानने दो कि ये कौन है। हाँ, अगर देखो, क्रांति, ब्रिटिश क्रांति, 47 आजादी, इसमें कौन फेमस हुए हैं? वो फेमस हुए हैं जो सत्ता में आए, जो अक्सर डेफिनेटली नरम दल के आदमी, गरम दल के आदमी उस वक्त उन्होंने आतंकवादी कह दिया, और इसके बाद में या तो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि ब्रिटिश वाले बोलकर गए आज़ादी देते हैं तुमको, लेकिन इन लोगों को कभी भी, लोग तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी भी जिंदा थे, सामने नहीं आए थे। लेकिन क्यों नहीं आए थे साहब? कुछ गुमनाम बाबा के बारे में मेरी बात, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ऐसा ना कैसे बोलते हैं कि ये गरम दल के लोग हैं। तभी हम लोग पारतंत्र में थे, अपनी माँ पारतंत्र में थी, भारत माता को लड़ रहे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, तो वो गरम दिन हो ही नहीं सकते। पसंद नहीं है वर्ड मुझे उनको कहना। वो दो गुट बन गए थे ना उस जमाने में, टाइटल दे दिया था रॉन्ग, जैसे इनको आतंकवादी टाइटल देने का हक किसको था? तो गरम दल ये था, नरम दल बोलता था सत्याग्रह करो जी, सत्याग्रह, नमक आंदोलन करो, वो हड़ताल, उपवास करो, विदेशी कपड़े को फेंक दो। ये नरम दल के लिए मशहूर था, इन गांधी नेहरू फैमिली और प्लस एवरीबडी। और यहाँ पर जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे बोलते हैं नहीं सर, हम इनको डरा के भगाएंगे, और उन्होंने डराया है। सुभाष चंद्र बोस लेकर आया है सेना, वहां से खुद लेकर आए हैं, वो ब्रिटिश हिटलर के पास गए थे, उनकी सेना ने डराया उनको। अभी आज हम लोग स्वतंत्र होने के बाद भी अगर लड़ाई करते हैं एक दूसरों को मारने के लिए, तो वो नरम गरम हो गया, वो उसको नरम गरम बोल सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग पारतंत्र में थे, तभी कोई नरम गरम, कोई भी हालत में हमको आजादी, मतलब अपने हिसाब से लड़ रहे थे। हाँ। तो उनको नरम गरम नहीं बोलना चाहिए। चलो, आपकी बात मुझे अच्छी लगी, आगे से हम नरम दल नहीं बोलेंगे। सत्यशील जी, मैं 2 बातें आपसे सत्य जानना चाहूँगा। एक तो ये पॉइंट जो कभी कभी हमको सुनाया जाता है कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह और इनको फांसी नहीं होती, इतनी ताकत थी उनमें, ये आप किस हद तक उसको मानते हैं? नहीं, ये बात सही है कि गांधी जी अगर वायसराय से बात करते तो इनकी फांसी टल जाती या उनको जन्म तक की शिक्षा हो जाती। लेकिन गांधी जी की एक अट थी कि उन्होंने लिखकर माफ़ी मांगनी चाहिए ब्रिटिश सरकार की कि हमने जो किया उसके लिए हमको माफ़ कर दो। तो आप तो ब्रिटिश बनकर बात कर रहे हो, तो इसी क्यों लिखे भैया? आप अपने घर वालों को बोलेंगे अरे भाई नहीं रूल है, लिख को एप्लीकेशन करो। और ये बात कदापि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जी को मान्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने लिख के नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और मैंने तो ये कहा कि मैंने वो लेटर भी पढ़ा है, गांधी जी ने जो वायसराय को लेटर लिखा था, बहुत मीक लेटर है, हो सके तो छोड़ दीजिए।
अरे साहब आपके पास पावर है, आपसे डरते अगर आप समझते कि गांधी जी की वजह से लोग हिले हुए थे, आप उनको बोले इनको छोड़ दो। मतलब कई लोग तो मतलब गुस्सा होकर बोलते हैं वो उनको डर था कि अगर भगत सिंह राजगुरु आएगा हमसे भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए, ये बोलने वाले बोलते हैं कॉमेंट बोलते। एक दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं इनके पास आता हूँ। ये माइक कभी तक इनके हाथ में नहीं थी, कभी जब माइक देते तो शुरू हो जाते हैं, तो इनको इनके मुँह से इनको बहुत जानकारी है इतिहास के और क्रांतिकारियों की। एक छोटा सा सवाल आपको पूछूंगा, फिर इन पर आऊंगा। एक सवाल ये कि ये जो नामावली बन गई है गरम दल और नरम दल, इतने लोग नरम दल में थे, इतने लोग गरम दल थे, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी साहब बात ऐसी है, उस वक्त हम लोग पारतंत्र में थे और उस वक्त ये नरम गरम का कोई सवाल नहीं था। सभी दलों का उद्देश्य पारतंत्र का मतलब हम गुलाम थे। ओके, हम गुलाम थे, हम आज़ाद नहीं थे। वी वेर इंडिपेंडेंट। ब्रिटिश सरकार यहाँ राज कर रही थी और सभी लोगों का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार को हटा दो यहाँ से और अपनी सरकार ये करो। तो जिसको जो कर सकता था वो कर दिया, जिन्होंने जिसको जो करना था वो। लेकिन इसमें ऐसा नरम गरम, आज स्वातंत्र के बाद हम लोग जब भी स्वतंत्र भारत में आ गए तो ये नरम गरम दल हो सकता है, लेकिन जब ये पारतंत्र में भारत स्वतंत्र होने से पहले ऐसा कुछ नहीं था। सब एक साथ में लड़ रहे थे, एक एनिमी था सभी का। आज चलता है नरम गरम दल में कोई चल जाएगा, लेकिन उस वक्त तो सामने और बाहर वाला है, विदेशी है। तो आप मानते हैं कि ये नरम दल गरम दल कुछ नहीं है, दोनों के दोनों अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। उनके तरीका अलग था, वो उसमें उद्देश्य एक था, तरीका अलग था। जैसे बहुत अच्छी बात कही आपने, जो राजगुरु ने मदद को कही कि हर देवता के पास शस्त्र होता है। उनकी ये सीख थी, उनको ये सीख, उनको हर आदमी अपने अपने हिसाब से सीख के अपने हिसाब से क्रांतिकारी बनता है। तो ये मुझे भी अच्छी लगी बात की कि ये नरम दल गरम दल ये जो बनाया है, जर्नलिस्टों ने बनाया है और कांग्रेस की सरकार ने बना के छोड़ दिया ये टर्म। हम लोग नरम दल के थे। अरे नरम दल के थे तो क्या आपको लगता है कि नरम दल से मस्का मार के क्या ब्रिटिश को हटा सकते थे आप? वो ब्रिटिश जो भर भर की ऊँटों के ऊपर गए हैं, इवन कोहिनूर का हीरा उठा कर गया है, वो इसलिए छोड़ देगा कि अरे ये तुम गांधी जी तो सत्याग्रह कर रहे हैं, पूरा देश खड़ा हो रहा है। अरे देश खड़ा हुआ है बिकॉज देश के लोग लड़ रहे थे। तो वो लोग लड़ रहे थे, वो लोग तो नहीं अच्छे हैं क्योंकि वो लोग बंदूक चलाते थे। ब्रिटिशों ने हमारे जनता के ऊपर, भारतीय जनता के ऊपर क्या क्या अत्याचार किए वो अभी कभी इतिहास में लिखा नहीं गया और बहुत किया है। और वो लिखते तो वो क्रांतिकारकों को तब उनको सम्मान मिलता है। दीपक जी, अभी मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आप इसके बहुत जानकार हैं, क्योंकि आप मेरे को हर बार हर एक दूसरे दिन मेरे को किसी क्रांतिकारी का जन्मदिन या किसी क्रांतिकारी का आप शहीद दिवस के लिए भेजते हैं और उसमें पूरी हिस्ट्री लिख देते हैं आप उसको। और मुझे भी पहली बार मालूम था कि सान्याल जी कौन थे। अच्छा ये आज इनका जन्मदिन है। अच्छा लगता है सुन के। आपको क्या लगता है, आपको ये सारी जो प्रक्रिया नरम दल गरम दल की बोलो या ये जो क्रांतिकारियों को दर्जा नहीं देने वाला हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं जानना चाहूँगा कि राजगुरु जी के बारे में इन्होंने तो बता दिया है, बट तुमने बहुत कुछ पढ़ा भी है। इनके सामने मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक राजगुरु जी के बारे में, इस इंटरव्यू का एक ही मकसद है कि मैं ऑडियंस को राजगुरु जी के बारे में डिटेल में बताऊँ। इन्होंने बता दी अपनी बातें, मदरसे में ले, वहाँ गए, बनारस में गए। आपके पास कुछ और जानकारियाँ हो तो बताइए। अब देखिए कैसा है सर कि ये राजगुरु जी के घर से हैं। ये राजगुरु जी के घर से दादा, मैं सिर्फ एक रिलेशन बताना चाहता हूँ पब्लिक को। इनके पिता के पिता, उनके पिता के भाई, जो पिता के पिता का भाई थे, इनके दादाजी के भाई, दादाजी का इन शॉर्ट है कि इनके दादाजी के भाई थे। और कभी भी ऐसा होता है ना कि जब हम मेरे ही घर का कोई व्यक्ति अगर प्रशंसनीय होता है तो हमें उतनी प्रशंसा करने नहीं जमता, क्योंकि ऐसा लगेगा ना कि मेरे घर के थे इसलिए मैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहा हूँ। तो अभी जैसे सेलिब्रिटी की बात होती है तो हमारे ये पूरे देश में राजगुरु जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, मंगल पांडे जी, चंद्रशेखर आजाद जी, इनके जो डीएनए से अभी के लोग हैं, इनसे बड़े सेलिब्रिटी सर हम किसी को नहीं मानते। क्या बात है, सुनिए, इतने इनसे सेलिब्रिटी नहीं है क्योंकि मतलब इनके पूर्वजों ने हमारे देश के लिए जान दी है। मैं किसी हीरो से इंस्पायर नहीं होता, आपसे होता हूँ क्योंकि आपने महाभारत में वो एक राह दिखाई है इसलिए वहां होता हूँ। लेकिन जो शुक्र है, नहीं तो रास्ते में मिलते बोलते कौन है आप। okay. तो इन लोगों के साथ बैठ के ना सर एनर्जी आ जाती है और फीलिंग आने लगती है कि यार ऐसे घर से लोग हैं, कुछ तो हमारे, हम उस समय क्यों नहीं पैदा हुए, पछतावा होता है।
तो राजगुरु जी के बारे में मैं बताता हूँ सर इतना कि राजगुरु जी जब इस शिवराम हरि राजगुरु जी आए थे तब से नहीं, इनका वंश बहुत पहले से पवित्र रहा है सर। पूना में एक गांव है चावड़, चाकण, जहाँ पे पंडित कचेश्वर जी हुआ करते थे। बहुत ज्ञानी और मतलब लोगों में उनका बहुत मान सम्मान था और पूजा पाठ मंत्र वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे वो। और एक समय ऐसा आया कि चाकड़ में अकाल पड़ा। तो अकाल में बहुत सारे और दूसरे लोग अपने अपने तरीके से, बारिश कैसे हुई, पहले तो बहुत सारी चीजें की जाती थी, लोग मतलब विज्ञान से ज्यादा लोग इन सब चीजों में भी रूढ़िवादी परंपरा भी अपनाते थे। तो सब प्रयास किए तो नहीं हुआ, तो सब मिलके आके पंडित कचेश्वर जी से प्रार्थना किए कि आप ही के हाथ में, पंडित जी आप ही कुछ कीजिए अकाल के लिए, हाँ, कि बारिश हो जाए। तो उन्होंने लगाई अपनी यज्ञ वगैरह, जो उनकी विधि, जो उनके ज्ञान और मंत्रों में ताकत थी, वो उन्होंने दिखाया और 2 दिन तक निरंतर पूरा उस क्षेत्र गुंजायमान हुआ मंत्रों से। और तीसरे दिन सुबह घनघोर बरसात शुरू हो गई और वो बारिश अनवरत चलती रही कई दिन तक। तो ये चीजें कमी पूरी हो गई, जो पानी की कमी पूरी हो गई। फिर धीरे धीरे कचेश्वर जी की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई और ये बात पहुंची छत्रपति शाहू जी महाराज तक, जो शिवाजी के पोते थे। तो उन्हें लगा कि यार ऐसा कोई अपने क्षेत्र में है तो मुझे दर्शन करना चाहिए। और उस समय शाहू जी का झगड़ा चल रहा था अपने सौतेले चाचा राजा राम की पत्नी के साथ सिंहासन को लेकर, तो परेशान भी चल रहे थे वो। तो पहुंचे कचेश्वर जी के पास, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप सही रास्ते पे हैं शाहू जी, आपकी विजय होगी और जनता के प्रति आपका जो प्रेम है वही आगे बरकरार रहेगा। और अंत में शाहू जी विजयी हुए। तो उन्होंने इनका बड़ा मान सम्मान किया कि आप सच में देव पुरुष हैं जो हमारे इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और हमारे समय पे आपने जन्म लिया है। तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि एक गांव, खेड़ गांव की कुछ भूमि और 3 गांव उपहार में दे दिए थे। तो कचेश्वर जी इतने महान धर्मात्मा थे कि उन्होंने बोला मैंने उपहार के लिए सब नहीं किया है, मुझे उपहार नहीं चाहिए, माफ कीजिए। तो शाहू जी ने निवेदन किया कि कम से कम जो मैं भूमि दे रहा हूँ वहां पे रहना स्वीकार कर लीजिए। तो खेड़ में वे रहना स्वीकार किए, खेड़ में रहना स्वीकार किए और उन्होंने बोला कि आप हमारे राज के गुरु का पद स्वीकार कीजिए। तब से वो सरनेम राजगुरु पड़ा है सर। अच्छा, गुरु, हाँ ये बात मैंने भी पढ़ी है। ऐसी बात होती है कि जब कोई गुरु मिलता है तो कोई शिष्य बोलता है कि आप मुझे दीक्षा दे दो, आप मेरा मतलब मुझे शिक्षा दो, मैं दीक्षा दे दो मुझे। गुरु बोलता है, हाँ, मतलब मुझे शिष्य करके स्वीकार करो, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका ये स्वीकार करो। तो फिर कचेश्वर जी ने उनको दीक्षा दे दी और फिर उन्होंने उनको राजगुरु के नाम से पुकारना चालू कर दिया। तो वो ये जो वंशज थे, मतलब हाँ, ये राजवंश आगे बढ़ता हुआ 7वीं पीढ़ी में हुए पंडित हरिनारायण जी। उनकी पत्नी थी पार्वती जी, उनके पुत्र थे बड़े पुत्र दिनकर जी और छोटे राजगुरु शिवराम हरि राजगुरु। तो 14 अगस्त, जैसे सर ने बताया, 14 अगस्त 1908 का इनका 24 अगस्त 1908 का इनका जन्म हुआ। उस दिन सावन का पहला सोमवार था, इसलिए नामकरण शिवराम पड़ा। और महाराष्ट्र में अपने नाम के साथ में पिताजी का नाम जरूर लगाते हैं सम्मान स्वरूप। तो हरिनारायण का हरि और राजगुरु जो संभाजी से मिला हुआ, शाहू जी से मिला हुआ था। तो इस तरह एक पवित्र आत्मा का जन्म पंडित शिवराम हरि राजगुरु के रूप में हुआ। इनकी माँ इनको बापू साहब कहती थी, क्योंकि एक संत ने एक घटना के दौरान बताया थे कि ये शिव के अंश हैं। और ज्योतिषियों ने भी हरिनारायण जी को बता दिया था कि आपका ये पुत्र पूरे देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन अल्पायु है। और ये जब छोटे ही थे, शायद 6 साल के सर, तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और दिनकर जी के ऊपर तक पूरा घर का भार आ गया था। तो दिनकर जी जब इन्हें स्कूल भेजते थे राजगुरु जी को, तो वो ये अपेक्षा करते थे कि राजगुरु जी पढ़ लिख ले थोड़ा सा, ताकि कल को अपने परिवार को सेटल करने के लायक हो जाए। तो राजगुरु जी सब पढ़ते थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे। अंग्रेजी बोलते थे नहीं, मुझे ये पढ़ना ही नहीं है। और उसी समय अपने यहाँ पे रॉलेट एक्ट आया हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे हिंदुस्तान में हुआ। लोगों ने घर, स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए, सरकारी चीजें ठुकराई जाने लगी। महात्मा गांधी जी को भी बंदी बना लिया गया। और पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये लोग बड़े फेमस हो रहे थे बंद करवाने के लिए। तो बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरी पब्लिक गई कलेक्ट्रेट में कि आप ऐसे अत्याचार कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में पूरी पब्लिक को लाशों से भर दिया गया। ब्रिटिश पुलिस ने सबको मार दिया।
इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल के दिन एक मीटिंग बुलाई गई थी 1919 को, वो जलियांवाला बाग में। अच्छा, उसी की मीटिंग, उसी की मीटिंग थी और 6000 पुरुष, बच्चे, महिलाएं सब थी सर। बाद में ऑर्डर डायर का आया, 90 सैनिकों को लेकर वो चारों तरफ आया। किसी को उसने चेतावनी भी नहीं दी कि आप लोग ये मीटिंग बंद कर दीजिए नहीं तो हम गोली चला देंगे। उसने सीधा चारों तरफ से सैनिकों को घिरवाया, बंदूक ओपन किया और बोला फायर। जैसे ही वो फायर का सीन हुआ, कुछ ही देर बाद ना पूरा जलियांवाला बाग जिंदगी के लिए तड़प रहा था। बच्चों के सर कान वहाँ पड़े थे, नाक वहाँ टूट के गिरी थी, हाथ वहाँ लोथड़े, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग उठने, जिंदगी सिसक रही थी उस जलियांवाला बाग में। और उस समय राजगुरु जी जहाँ पढ़ते थे तो टीचर्स लोग ये बात करते थे वहाँ पर, यार ऐसे अत्याचारी अंग्रेजों को तो मैं होता तो गोली मार देता। मतलब हर किसी का अपना अपना आक्रोश था और जिसके वश में जितना था उतना करता था। तो राजगुरु जी ये सब सुनते थे। अब उम्र कम थी, इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन उनको इतना आकलन जरूर करते थे कि ये गोरे हमारे देश में अत्याचार कर रहे हैं और इनके खिलाफ कुछ तो करना पड़ेगा। तब वो 10-11 साल के, 1919 की बात है। बाद में जब उनके भाई ने उनको बोला कि नहीं पढ़ोगे तो आगे आप सर्विस कैसे करोगे, घर कैसे चलाओगे, तो एक दिन क्रोध में उन्होंने बोला कि तुम घर से निकल जाओ। बराबर सर? तो ये घर छोड़कर निकल गए। शायद ये 1924 की बात है, 15 साल की उम्र में। अच्छा, एक और संयोग देखिए, इसी उम्र में चंद्रशेखर आजाद जी भी घर छोड़े थे। अच्छा, दोनों वो छोड़ के मुंबई आए थे। ये दोनों मिले आपस में? हाँ, ये 3 आने इनके पास था। जैसे तैसे निकले, नासिक में गए, वहाँ एक आश्रम में कुछ दिन गुजारे। फिर इनका मन नहीं लगा कि बोले जीने खाना ही के लिए थोड़ी घर छोड़े थे हम। फिर जैसे तैसे काशी पहुंचे। काशी में पहुंचकर वहाँ सर ने बताया अहिल्याबाई का जो एक होलकर जी का आश्रम था, वहां पर जोशी जी जो थे वो हरिनारायण जी के मित्र थे। तो उन्होंने देखा तो इनको अपने पास रख लिया कि आप रखिए, लेकिन इनको वहां पे मधुकरी के काम में लगा दिया। मधुकरी मतलब कि मांग के खाना है। अच्छा, भिक्षा मांग। जैसे मेरा आश्रम है, 20 बच्चे हैं, तो मैंने सबको बता दिया 5 बच्चे ये घर से मांगेंगे, ये मतलब वो भिक्षामदेही। हाँ, तो ये इनको रास नहीं है। बोला यार ये क्या तरीका है मांग मांग के खाने, मतलब उनके स्वाभिमान को लगा ये हट मेरे से नहीं होगा। कुछ दिन किए तो फिर उदास रहने लगे। तो एक टीचर ने भापा कि राजगुरु जी उदास रहते हैं, पढ़ने में इनका मन नहीं लग रहा है। तो उस टीचर ने उनसे पूछा कि क्या, तो राजगुरु ने अपनी समस्या बताई। तो उसने क्या बोला, ठीक है मेरे घर पे आके कुछ काम कर लिया करो। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि राजगुरु को समझ में आ गया कि ये मुझे नौकर बना लिया है। काम के बहाने ये मुझे नौकर बना के ओवर करवा रहा है, सिर्फ भोजन के बहाने। तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तब उनको सावरगांवकर जी मिले, फिर दोनों जन जाके फिर आगे मल्ल युद्ध ये सब हुआ, सीखा उन्होंने निशानेबाजी। उन्हें सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ थी सर, पूरी संस्कृत की सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ थी। सिद्धांत कौमुदी एक बड़ा है, सबके बस की बात नहीं है। एक बार ये जा रहे थे रास्ते से, तो इनको कहीं सुनाई दिया कि एक बगीचे में झगड़ा हो रहा है। तो झगड़े में इन्होंने देखा कि एक अंग्रेज एक व्यक्ति को मार रहा है और जो मार खा रहा है वो वंदे मातरम चिल्ला रहा है। तो राजगुरु जी का कैसा था ना, उनका अंग अंग देश के लिए ही था। वंदे मातरम कान में पड़ा तो उनका पैर रुक गया। वो गए वहां भीड़ पे, देखने लगे कि एक अंग्रेज एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रहा है। तो ये जाके उसका हाथ पकड़ लिया। बाकी लोग देख रहे, बाकी सब खड़े होके देख रहे, किसकी हिम्मत सर, अंग्रेज हवलदार को भी हाथ लगाना मतलब आपने सीधा महारानी को हाथ लगा दिया है। तो ये जाके उसका हाथ पकड़ लिया अंग्रेज का कि भाई पीट क्यों रहे हो आप। तो बोला नहीं, इस गार्डन में बैठा है, मैंने बोला उठने के लिए, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस तरह की बातें उसने किया। तो वो बोला कि नहीं आपने गलती की है, आप अभी माफी मांगिए इनसे। तो दूसरे हाथ से वो पुलिस राजगुरु जी को मारने गया तो इन्होंने पीट दिया बुरी तरह, बहुत मारा, मतलब लातों घूसों से बहुत मारा। और जब घायल हो गया तो उस व्यक्ति को उठाया और लेके साथ में चले गए। तो बातें निकलते गई तो उस व्यक्ति को पूछे कि आपके मुंह से वंदे मातरम निकल रहा था, तो उसने कहा कि आप भी देशभक्त लगते हो। बोले नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ कि देश के लिए कैसे कुछ किया जाए। तो उन्होंने बताया कि मुझे बनारस इस क्षेत्र में इसीलिए भेजा गया है कि मैं क्रांतिकारियों को खोज सकूं। तो राजगुरु जी चाहे उठे, बोले यार मुझे बताओ कैसे। हाँ, मैं उसीलिए मैं जी ही रहा हूँ। तो बोले मेरा नाम विश्वनाथ वैशंपायन है और मैं आपको आजाद जी से मिलाता हूँ। तो वो उनको, सही है ना सर, ऐसे ही है ना, तो वो उनको आजाद जी से बोले मिलाता हूँ। तो राजगुरु जी चौंक पड़े कि चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे मुझसे, क्या ये सच है? वो बोले बिल्कुल मिलेंगे, आपके जैसे ही वो भी हैं और आपके जैसे ही लोग उनके साथ काम करते हैं।
तो राजगुरु एकदम मन प्रसन्न गए, आज़ाद जी से जब मिले तो आज़ाद जी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया कि भैया आप ही के जैसे लोग हमें चाहिए। और आज़ाद जी ने उनका नाम रख दिया था रघुनाथ, राजगुरु जी। दरअसल ये लोग ओरिजिनल नाम से नहीं चलते थे ना, नाम छुपा के तो उनका नाम रघुनाथ रखे थे। बाद में फिर धीरे धीरे गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप पेपर चलता था, वो आवाहन करते थे उसमें, और कोई बलवंत नाम से बहुत तीखे वार करता था अंग्रेजों पर लेख के माध्यम से। नाम सुना मैंने। तो जब पहुंचे राजगुरु जी वहां पहुंचे कि यार मुझे प्रताप में भी जाना है, देशभक्ति से जुड़ी कोई भी गतिविधि में वो सबसे आगे कूदना चाहते थे, मतलब इतना एक्साइटमेंट था उनके अंदर। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिले, बोले यार मुझे मिलना है, आप कैसे, मुझे कुछ तो बताओ देश के लिए, मैं और क्या कर सकता हूँ। तो गणेश शंकर जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपकी प्यास बुझा सकता हूँ, आप बलवंत के साथ काम करोगे। बोले कौन बलवंत, वो जो लिखते हैं? बोले हाँ वही। बोले अरे बड़ी कृपा होगी, देश के किसी काम आ सकूं। तो गणेश शंकर जी ने उनको बुलाया कि आइए, और मिलाया कि ये हैं बलवंत उर्फ सरदार भगत सिंह। बलवंत उर्फ सरदार, उनका नाम उन्होंने बलवंत रखा हुआ था। हाँ, तो बलवंत मतलब भगत सिंह जी थे। हाँ, भगत सिंह जी थे। वो लिखा करते थे, मेरी घंटी नहीं बजी, मैंने कहा बलवंत मैंने सुना है नाम, लेकिन भगत सिंह और हम उम्र भी थे। हम उम्र थे। आपस में दोनों जन सर प्रतिद्वंदी थे। कौन? सबसे पहले भगत सिंह और राजगुरु जी। अच्छा, वहां से फिर प्रतिद्वंदी बन गए। मेरे को देश के लिए सबसे ज्यादा कौन क्या करेगा? भगत सिंह ये होनी चाहिए परंपरा। अगर आपको कुछ काम, अच्छा काम करना है, उसमें प्रतिद्वंदी बनो। लोग यहाँ पर बुरे काम के लिए प्रतिद्वंदी बनते, किसी भी काम के लिए प्रतिद्वंदी बन जाते, पैसा मैं ज्यादा कमा के दिखाता। तो क्या आप बोलना चाहते हैं इनकी बात क्यों? भगत सिंह जी ने कहा था अपने स्टेटमेंट में कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है, लेकिन ये प्रतिद्वंदिता इतनी निश्चल और देशभक्ति से भरी हुई है कि मुझे दूसरा राजगुरु कभी नहीं मिलेगा। क्या बात। और इसके जैसा यार जिसको मिल जाए तो उसका जीना, जब तक जिएगा तब तक उसका जीना सफल है। तो उसके बाद फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बाद में जब राजगुरु जी ज्वाइन हुए थे तो एक गद्दार को मारने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने डन किया था कि एक गद्दार को सजा देनी है, और उस गद्दार का नाम था हसन निजामी, शायद मैं नाम थोड़ा मिस्टेक हो रहा होगा, वो दिल्ली से। तो उन्होंने एक नाम तो तय कर लिया था कि शिव वर्मा रहेंगे, दूसरा नाम कौन होगा। तो काफ़ी देर तक माथापच्ची करने के बाद एक जन ने सुझाया कि राजगुरु जी कैसे रहेंगे। उनका नाम सुनते ही आज़ाद जी चहक गए, एकदम परफेक्ट, आप जाइए शिव वर्मा जी, उनको ले उनके साथ हो जाइए। तो ये इनको लेके आए शिव वर्मा जी। अच्छा, उनके पास एक ही पिस्तौल थी, और शिव वर्मा ने बोला कि 2 पिस्तौल तो होनी चाहिए, एक का निशाना खाली गया तो दूसरा बैकअप के लिए चाहिए। और पिस्तौल 10-15 दिन प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पाई, मिलती नहीं थी वहाँ। तो शिव वर्मा ने बोला कि मैं लाहौर से लेके आता हूँ राजगुरु, तब तक आप रहिए, कहीं जाइएगा मत, यहीं रुकिए। वो लाहौर चले गए, इनसे इंतजार ही नहीं हो रहा था, मतलब इनको लगा वो गद्दार है तो साले को जीने का क्या हाल। हाँ, ये उठे, दूसरे दिन पहुंचे दिल्ली, देखे उसका कार आया, निकला, ठाए से दे दिया, वो एक ही पिस्तौल। हाँ, वो एक ही था, उसी से गोली मार दी। अच्छा, गोली मार दी तो जा रहे थे देखने सही मरा कि नहीं, तो तब तक देखे पुलिस की भीड़, वो बड़ा आदमी था, तो वहाँ से भागे। और भागने के बाद रेलवे की पटरी के बगल से भाग रहे थे, तो वहाँ पानी खेतों में भरा पड़ा था। तो धीरे धीरे जब फिर देख रहे हैं कि लाइटें, पुलिस की आहट इनको सुनाई दी, तो एक पानी के अंदर ही वो चले गए, वहीं पे नहर जैसा था, वहाँ पे पूरी पुलिस आई, वहाँ से खोज के चली गई, नहीं पाए, वहाँ से वापस से कानपुर आ गए। और शिव वर्मा तब तक लौट चुके थे, वो आके देखे कि राजगुरु जी नहीं है, तो आशंका से डर गए कि कहीं पकड़े नहीं गए, कुछ तो नहीं हुआ। तो राजगुरु जी भी बाद में मिल गए, तो शिव वर्मा जी ने उनको गले लगाया। उस समय 20-21 साल मुश्किल से उम्र थी राजगुरु जी की, 20 साल। और बाद में दूसरे दिन पेपर से पता चला कि वो हसन निजामी जिनको मारने गए थे उनके ससुर को मार दिए। ये मैंने सुना कि गलती से किसी और को मार दिया। हाँ, तो फिर वो राजगुरु जी ने बहुत पछतावा किया कि मैं गलत नहीं कर सकता कभी किसी के साथ, किसी से सीख मिलती है, जल्दबाजी मत करो। उनके गलती का एक ये था सर, और उनके महान विचार ऐसे थे कि एक बार दल को पैसों की आवश्यकता थी हथियार खरीद की, तो एक साधु दिखे जिनके गले में हीरों का हार था, मतलब हीरा हो, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला कि ये अपने को चाहिए। तो ये और राजगुरु दोनों जन गए उस दल में, कीर्तन उर्तन करते थे। तो राजगुरु जी ने बताया कि आज़ाद जी ये बताइए कि ये हार हम पाएंगे कैसे। तो आज़ाद जी ने बोला कि यार 1-2 लोगों को दुनिया से उठाना पड़ेगा। तो राजगुरु जी बोले एक बात बताइए, एक धन प्राप्त करने के लिए, हार लेने के लिए निर्दोषों को मारना उचित है क्या? आज़ाद जी बोले यार बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो वापस जाते, लोग कंठी वंटी निकाल के
लौट आए वहां से, नहीं किया होगा। चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े प्लानर। हाँ, वो सुनते थे सबकी, मतलब जितने भी उनके सब। अगर किसी ने रोका कि ये गलत है तो मान भी जाते। और जब HSRA फॉर्म हुआ तब राजगुरु जी का नाम M रख दिया गया। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उसमें सबको नाम दिया गया, भगत सिंह को रणजीत, सुखदेव जी को विलेजर, और चंद्रशेखर आजाद जी का नाम पंडित जी या नंबर 2, और ऐसे इनका नाम M रख दिया गया। तो ये डिस्टर्ब हुए राजगुरु कि सबको इतना बढ़िया बढ़िया नाम दिया है, रंजीत मेरे को M क्या ये। तो बाद में आजाद जी से पूछिए हम M का है, M का है को है। बोले भैया M मतलब मराठा जो कभी पीछे ना हटता हो। बोले अच्छा ये बात है। तो फिर वहां से साइमन कमीशन जब आ रहा था तो उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय की सब जानते हैं, सैंडर्स द्वारा मार दिया गया। तो बाद में जब मीटिंग ली गई लाहौर के मजंग में 10 दिसंबर 1928 में, मजंग करके एक जगह का नाम था, हाउस लाहौर में मीटिंग हुई। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव राजगुरु ने दिया कि इन अंग्रेजों ने हमारे पुरुषार्थ को ललकारा है। लाला जी से हमारे आपसी व्यवहार कैसे थे, लाला जी से के विचार में हमारे में कितनी भिन्नता थी, इसको हमें नहीं देखना है। उन्होंने हमारे देश की नाक पे हमला किया और जब तक मैं स्कॉट को मौत के घाट नहीं उतार देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। स्कॉट, हाँ, उसने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज। तो आजाद जी इसके पास आया कि राजगुरु जी आजाद जी इनके पास आए कि राजगुरु जी उतावले मत होइए, लेकिन मैं आपकी बात से समर्थन करता हूँ। कई लोगों ने बोला भी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते हैं, पुलिस को मारने का मतलब पूरी पुलिस व्यवस्था हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो राजगुरु जी बोले फिर डर डर के ही रहो सब। अगर एक अंग्रेज हमारे इतने महान देशभक्त नेता को मार देता है और हम लोग कुछ ना करें तो किस फायदा क्या। हाँ, तो अंत में प्लान बना कि हाँ महाराज वो उसको मारना ही होगा, और राजगुरु ने बोला भी कि मारेगा भी मैं मारूंगा। हाँ, ये लोग गए, सब प्लानिंग किए। उसने पहले गोली से ही उन्होंने ढेर कर दिया, और संभवतः मुझे लगता है मर भी गए होंगे क्योंकि वो गोली बहुत सटीक चली थी। बाद में फर्न जब पीछा किया उसको भी राजगुरु ने ही पटका, मल्ल युद्ध में थे ही ये। जो पीछा किया फर्न को इन्होंने पटका, चरण सिंह को आजाद ने गोली मारी। बाद में जब सैंडर्स मर्डर केस हो गया तो ये लोग लाहौर से जैसे तैसे दुर्गा भाभी जी के सपोर्ट से भगत सिंह साहिब और पंडा बन गए थे आजाद जी, और नौकर बन गए थे भगत सिंह के राजगुरु जी। हाँ, पहले उठाए नहीं, पहले उठाए जब भगत सिंह ने बोला ये इधर लाओ, इधर पटक दिए। बोले मेरे से नहीं होना है ये सब। तो भगत सिंह समझाया नहीं, बोले मैं दोस्त है तुम्हारा। तो भगत सिंह बोले चारों तरफ लाहौर में हमको पुलिस देख रही है, नाटक कर रहे हैं हम लोग, दोस्त ही हैं, थोड़ी देर के लिए नाटक कर ले। बोलता है हाँ ठीक है करता हूँ फिर मैं। तो उठा के लेके गए। तो ये लोग बाद में लखनऊ में आजाद जी और राजगुरु जी उतर गए। और यहाँ हम नरम दल की बात कर सकते हैं, अंदरूनी के बीच में किसी का कितना प्यार था सब लोगों प्यार से नरम दल गरम दल होता है, लेकिन एक पार्टी बोली कि मैं तो नरम दल हूँ, ये पार्टी गलत है। नहीं गलत है। राजगुरु जी के बारे में मशहूर है कि सोते बहुत थे। हाँ, ये भी मैंने कहानी सुनी, आपसे ही सुनी। एक बार बनारस 15 दिन रुक सो गए थे। हाँ, बनारस की टिकट ले लिया था भगत सिंह ने, इन लोगों को साथ में जाना था, लेकिन ट्रेन आने में लेट थी। तो इन्होंने भगत सिंह ने बोला कि मैं एक साथी से मिल के आता हूँ, राजगुरु जी आप यहीं रहिएगा, पुल पे जाइएगा मत। ये लोग लौट के आए, फिर ढूंढ रहे हैं कि राजगुरु जी है ही नहीं। पूरा ट्रेन में जाके ढूंढ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं दिखे। तो लोग आशंका तो हुई, डर गए कि हाथ आ गए हों, पुलिस ने मार दिया हो, पता नहीं क्या हो गया हो। तो लोग बैठ के पहुंच गए बनारस। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं राजगुरु जी भी आ रहे हैं सामने से। तो भगत सिंह बोले अरे भाई किधर थे तुम? बोले कि तुम लोग हमको छोड़ के कैसे आ सकते हो? बोले हम लोग पूरा ढूंढे भाई, तुम थे कहाँ पे? बोले जब तुम लोग बहुत लेट कर रहे थे तो मैं देखा और नीचे कुछ लोग अपना बंजारे लोग सोए थे, तो जाके उड़ के सो गया मैं भी। बाद में पता चला ट्रेन निकल गई, तुम लोग पहुंच गए। तो नींद में ऐसे थे। उनका आत्मविश्वास ऐसा था कि जब चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया था ना कि इस देश में अगर आप इस राह पे चल रहे हो तो ये कांटों की राह है और यहाँ इनाम में सिर्फ फांसी या गोली मिलेगी। तो राजगुरु जी के अंदर आत्मविश्वास तो था, लेकिन वो उसको परखना भी चाहते थे। उन्होंने किचन में जब सब लोग नहीं थे, कोई किचन में जब तावा को पूरा गर्म किया सर, यहाँ पे दागा, उन्होंने एकदम लाल करके तावा को दागा। एक बार फिर उफ नहीं किया उन्होंने, 7 घाव उन्होंने लिए अपने ऊपर और उफ नहीं किए। फिर रात में सो रहे थे तो करा रहे थे क्या। तो आजाद जी बोले कि यार ऐसा मत कर राजगुरु, तुम्हारे जैसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा और अंग्रेज साले तुम्हें क्या डराएंगे। तुम्हारे जैसा वीर पुरुष बस मेरे बगल में खड़ा रहे तो मैं इन अंग्रेजों को खदेड़ दूं। अच्छा, इनके यहाँ बचपन में अनशन में सबसे ज्यादा मारा पीटा राजगुरु और भगत सिंह को ही गया था।
जब जेल में ये लोगों ने अनशन किया था, राजगुरु जी को सर वो अनशन तोड़ नहीं रहे थे, उनकी हालत खराब हो गई थी और न्यूज में आ गया था कि राजगुरु जी दम तोड़ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इनको गिरफ्तार करने की भी एक कहानी है। जब ये पूना आ गए, सैंडर्स को मारने के बाद पूना आ गए, तो इनके पीछे लगा दिया गया था एक शरद केसकर, अंग्रेजों के ही साथ का था। वो आके इनसे दोस्ती कर लिया और इनसे देशभक्ति की बातें करता था, मुझे गन बनाने आता है, गन के पुर्जे बनाने आता है। नहीं तो ये बम्बई के गवर्नर उस समय जो अंग्रेजों के थे ना, लेड्रिक्स साइक्स, उसको भी मारने वाले थे, प्लान कर लिए थे, सभा तक चले भी गए थे। ओके। रात में सोते समय जब ये सो रहे थे और सब हथियार वगैरह भी भेजा जा चुका था, जो भुसावल में पकड़ लिया गया उसको मारने के लिए, रात में ये सो रहे थे तो उसी व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, तो बोले कौन, तो बाहर से आवाज आई कि एम के लिए संदेश है, तो ये निश्चिंत हो गए। साथ के इनके साथी, राजगुरु जी नहीं, उनके साथी जो थे वो निश्चिंत हो गए। वो दरवाजा खोले तो ब्रिटिश सिपाही अंदर, और जब अंदर आए तो पहले उन्होंने राजगुरु के सर के पास रखी हुई पिस्तौल अपने कब्जे में ली और राजगुरु जी सो ही रहे थे। तो फिर इनको उठाया और वहां पकड़े, इनको बोस्टन जेल लेके गए। तब तक जेल भी अलग थी, भगत सिंह सुखदेव को सेंट्रल जेल में लगते थे, लाहौर सेंट्रल जेल में। जब सैंडर्स मर्डर केस कॉमन हुआ तब सबको एक साथ में ओके, उसके बाद फिर उनको फांसी की थी। उसके बाद उनको फांसी की, मतलब सर राजगुरु की गाथा अनंत है। मैं ऐसे कहते रहूं ना तो 2-3 एपिसोड नहीं, कमाल की बात है। मतलब ये तो मुझे भी अभी पहली बार सुनने में आया कि भगत सिंह और दोनों के बीच में कंपटीशन। इनके यहाँ आज मैं करूंगा शंकराचार्य जी आए थे इनके घर पे, तो राजगुरु जी ने उनकी सेवा टहल किए और उनसे सीखा जब तब ध्यान कैसे करते हैं, अपने पे कंट्रोल कैसे करते हैं, ब्रह्मचर्य कैसे कंट्रोल करते हैं। 5 दिन तक अन्न जल त्याग के इन्होंने कठोर तप किया था यहीं पर, और 21 दिन तक कड़ी नीम का पत्ता और भीगा हुआ गेहूं खा के देखा था कि मेरा शरीर इस तरह कभी भूखों रहना पड़ गया तो सह सकता है कि नहीं। ये लोग ऐसे ही नहीं जाके दौड़ के पुलिस वाले को मार दिया और गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। मतलब बाय बर्थ इन लोगों में सर वो चीज मतलब ईश्वर ने डाल के भेजी थी, देश को आजाद करना। हम इन्हें इंसान कहें तो यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी। ये लोग देव पुरुष थे, अवतार ले लिए। मैं तो इनको कहता हूँ सर आप उस वंश से हैं इसलिए हम आपको सलाम करते हैं, लेकिन राजगुरु जी आपके नहीं है, वो पूरे देश के हैं। सर आप जी वंश क्या? नहीं, राजगुरु जी क्या, भगत सिंह जी, हाँ ये इनके वंश के हैं, ये उनका खुशनसीबी है, हमारा खुशनसीबी आपका ये। लेकिन वो जितना अधिकार इनका है राजगुरु जी पे उतना ही मेरा भी है। देखिए क्या कह रहे हैं कि इनको तो देव पुरुष कहना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए जो इतने बड़े बड़े विश्लेषण दे रहे हैं कि ऐसे कॉमन नॉर्मल आदमी नहीं थे, और उसी आदमी को, उसी शख्स को, उसी क्रांतिकारी को अगर कोई कहे कि ये तो आतंकवादी है तो किसका साथ देना चाहिए? ब्रिटिश का, या हमारे ज़मीर का, या हमारी बातों का? हमको आज इस बात के ऊपर हम आंदोलन करने जा रहे हैं। 60 सालों में क्या किया लोगों ने? क्यों नहीं इसके पीछे उठ के खड़े हो गए और ब्रिटिश सरकार की जो एक फरमान पास किया गया था कि ये सब लोग जो हैं आतंकवादी हैं, उसको किसी ने नहीं उठाया। आज हम इतने सालों के बाद उठा रहे हैं। अभी भी पकड़ो साहब, अभी भी मैं चाहूँगा कि जय हिंद अभियान से मिलो आप। जय हिंद अभियान मैं जिसको भी सुनाता हूँ वो खड़े हो जाते हैं। तो जय हिंद अभियान कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। इनके वंशजों को अगर सम्मान आज नहीं देते, आप उनको बुलाकर भारत रत्न तो दोगे नहीं, पर अगर भारत रत्न उनको तो नहीं बुला के दे सकते हो, लेकिन उनको सम्मान इन लोगों के वंशज के सामने दो तो इनकी छाती भी दुगनी हो जाएगी। सर जानबूझकर 22 साल की उम्र में एक व्यक्ति इस देश के लिए और क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है? 22 साल कोई क्या कर सकता है? ना नेता है वो, ना वो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है, नेता नहीं है, और रोज डर रहे हैं, पता नहीं कितने वारंट, पता नहीं कितने इनाम हो सकते हैं। तो ये और इधर जो बैठे हुए जिसको आप कहते हो नरम दल है, वो ब्रिटिश के साथ बैठ के साठ गांठ करके पूछ के माउंट बैटन मेरे हाथ में होता। सर भारत में जितने रत्न बने हैं ना, पद्म भूषण विभूषण, ये वो सब मैं इन्हीं लोगों को पहनाता। ये लोग उसके लायक है, ये लोग उसके लायक है। जान से बड़ी नहीं सर, बाय चॉइस उन्होंने फांसी के, और बाय चॉइस किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। आज किसके अंदर ऐसी राष्ट्रभक्ति है? हम समझते हैं आज़ाद हो गए ना हम, यार मिल गया, नारे साहब मिल गया, लेकिन आप कृतज्ञ नहीं है अगर आप उनके बारे में कुछ उनको एक मान दो। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं। इनकी कहानी सुनकर आज मुझे भी मालूम पड़ा कि राजगुरु जी आज साधारण व्यक्ति नहीं थे। इनकी बात सुनकर मुझे मालूम पड़ा कि इनका वंश क्या क्या था, और कैसे मदर को उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम वो कर रहे हैं जो देवता करते हैं।
माँ को साफ साफ लिख के भेज देते हैं कि आपके पास 2 बेटे हैं, माँ की सेवा करने के लिए एक पर्याप्त है, दिनकर जी आपकी सेवा करेंगे, मुझे देश के लिए छोड़ दो। कौन लिखता है ऐसा? कौन करता है? और ऐसे लोगों को आप आतंकवादी बोलते हो? चलो मैं मानता हूँ, मैं आपके खिलाफ मैंने कुछ किया तो आप मेरे को आतंकवादी बोलोगे, लेकिन मैं इनके साथ इनके फेवर के लिए कुछ कर रहा हूँ तो इन लोगों को तो मेरा कृतज्ञ होना चाहिए ना। क्यों हमारा भारत पूरा एक कृतज्ञ नहीं है चंद्रशेखर आजाद से, राजगुरु से, भगत सिंह से? क्यों? क्या है? किसने रोका है आपको? क्यों ये बात धीरे धीरे सुबुगाहट होती गई कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे? अभी भी कंट्रोवर्सी है, मुझे नहीं मालूम, एक दिन मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। और उस गुमनाम बाबा बन के रहे थे। मैंने पूछा क्यों रहेंगे वो? बोला नहीं सर वो। अरे मैंने कहा क्यों? वो तो देश तो आज़ाद हो गया था। बोला नहीं, उनको डर था कि ब्रिटिश को हवाले कर दिया जाएगा। कौन करेगा हवाले? पूरा बंगाल खड़ा हो जाता उनके लिए। लेकिन अभी तक मुझे वो मिस्ट्री नहीं मालूम पड़ी। इनके सौजन्य से जो हम अभी धीरे धीरे घुस रहे हैं क्रांतिकारियों के लिए, मैं ऐसे ही बुलाता रहूँगा और भी क्रांतिकारियों के परिवार को, ताकि आज का वंशज, आज का जो पीढ़ी है जिसको धीरे धीरे ये भी नहीं मालूम कि उसके दादा का नाम, फादर का नाम क्या था, वो पढ़ाओ। आप कहो सबको कंपल्सरीली अपने चार पीढ़ी का पता होना चाहिए। अकबर, हुमायूं, बाबर हटाओ। मुगल आजम फिल्म बना देते हो, ठीक है, अच्छी फिल्म तब ठीक है, बट हमारे जो जिनके ऊपर शासन किया, जो हमारे देश को आजाद करने में मर गए, उनको आप सम्मान नहीं देते हो, उनको आप लोग डाउट करते हो। मरा किसके लिए? अपने लिए। कुछ पैसे मिलने वाले थे, राजगुरु को कोई पैसे मिलते, चंद्रशेखर आजाद जी को कोई जागीर मिलती? वो तो एक जोश में थे कि नहीं इनको तो हटाना है, अपने हिसाब से उन्होंने अपनी जान दे दी। जिनको नरम दल कहा गया है, उन आदरणीय नरम दलों की वर्तमान स्थिति सर आप जाके देख लीजिए कैसे है। बढ़िया गाड़ियां, बंगले, है ना, और आप सर की वर्तमान स्थिति देख लीजिए। बहुत सही कहा इन्होंने, बहुत सही कहा। ये कंपैरिजन क्यों नहीं किया जाता? जिनको मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ देखिए, जो शहीद हो जाते हैं उनके वंशज को पेंशन मिलती है, उनके वालों को। मैं तो बोलता हूँ कि इनके जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, जैसे हमने आपके सामने 2 अभी तक स्टार्ट किए हैं। पहला हमने वीर सावरकर किया है, अभी राजगुरु जी का किया है, ये उनके पोते हैं। तो उनको अगर आप ये गारंटी दो कि आपके दादा या दादा के दादा या परपोत्र है, जो भी आप उसके हैं, आप सब लोगों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूर्वजों ने हमारे लिए जान दी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपके घर को, मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आर्थिक मदद, उनके बच्चों को स्कूलों में फ्री पढ़ाओ, उनको घर दो, बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में उनके बच्चों को डालो। क्यों नहीं डालते आप? किसके लिए किया उन्होंने? आजाद करने के लिए किया था। आगे बोलो नहीं गांधी जी ने किया था। अरे तो ये लोग क्या कर रहे थे वहां पर बैठकर? रामलीला खेल रहे थे, वो भी अपनी जान से। अरे वो जोश था इनकी। अभी राजगुरु की मैंने भी इतनी बड़ी बातें सुनी आज पहली बार। मैं भी माफी चाहता हूँ कि हम लोगों को नहीं बताया गया, इसीलिए मैं उनके परिवार वालों को बुलाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये लोग आकर अपनी कहानी सुनाएं। आज के बच्चे जितने भी हैं वो सुने, अच्छा राजगुरु जी ये थे, सबको तो इतना ही मालूम, बस राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हुई थी। इसके आगे मुझे किसी भी लड़के को पकड़ के बताओ राजगुरु के बारे में तुम क्या जानते हो? सर वो तीनों को फांसी दी गई थी, क्योंकि इतना ही लोगों को पता ही नहीं है। इतना ही पढ़ाया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। इसी के लिए इतनी बड़ी एक जान देने वाली के बारे में इतना ही आपने पॉपुलर किया है। उसके पीछे की जो हिस्ट्री इन्होंने बताई, वो किसका फर्ज था बताने को? आज क्यों ऐसी पीढ़ी पहुंच गई है जो सिर्फ पॉप सिंगर के नाम जानती है? क्यों घूमती है, झूमती है? उनको क्यों नहीं मालूम, क्यों नहीं हमारा इतिहास मालूम? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास रिटर्न किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने इतिहास लिखा है वो हमारे नहीं थे। मेरे घर का इतिहास मैं जानता हूँ, ब्रिटिश लोग नहीं जानते। ब्रिटिश लोगों ने अपने हिसाब से इतिहास देखा। तो हम लोग इस जयंत अभियान में भी ये अभियान चलाना चाहते हैं कि रिटर्न कीजिए इतिहास को और उनसे लिखवाइए, इनसे लिखवाइए जिनको नॉलेज है, कंपाइल कीजिए और उसको स्कूलों में पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा सिर्फ स्कूल में सीखता है, आगे नहीं सीखता। जयंत अभियान का यही मकसद है। यही मकसद है इनका, यही मकसद है। आप क्या बोलना चाहिए गोपाल जी एंड में? मैं चाहूँगा सभी मार्गदर्शकों को, आप तो इसके अंदर आप हमें एज मार्गदर्शक, आप हमें आपका हमेशा प्यार मिला इसमें। जयंत अभियान के प्लेटफॉर्म पे हम यही चाहते हैं कि आज जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप पढ़ाइए उनके बारे में। आप हर एक लेक्चर्स में उनके बारे में एक रखिए, आप एक लेसन रखिए ना उनके बारे में। आप उनके नामों से राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा करिए, आप उनके नामों से राष्ट्रीय महामार्गों की घोषणा करिए। कब पता चलेगा? ताकि दिखे वो।
ताकि दिखे लोगों को। सर अगर इस समय आप इस जनरेशन में अगर आप रैंडमली आप पूछोगे 100 लोगों से रैंडमली अगर आप पूछोगे तो आपको मैं बोल रहा हूँ 50% 60% लोगों को नहीं पता रहेगा कि क्या है। ज्यादा क्यों? क्योंकि उनको दिखाया, इसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको दिखाया नहीं जा रहा है, उनको बताया नहीं जा रहा है। तो ये अभियान के माध्यम से हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप इन्हें शहीद का दर्जा दीजिए। आपको सर पता है कि हमने RTI के थ्रू PMO ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, हर एक राज्य में हर जगह पे हमने लेटर डाला हुआ है कि इन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला है। मुझे वहाँ से यही जवाब मिला है कि इसके बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा आपको इसके बारे में जानकारी नहीं तो हम किससे पूछने क्यों नहीं है? You are RTI नहीं है जवाब उनके पास में, गवर्नमेंट के पास नहीं। नहीं वो गुमराह जैसा आता है जवाब कि हमारे पास नहीं, ये विभाग से पूछो। अब इस विभाग से, जबकि एज पर RTI ये होना चाहिए कि मैंने अगर सर लिख के भेज दिया, आपने अगर जवाब नहीं दिया तो आपका ही फर्ज बनता है कि जिस विभाग का है उससे जवाब लेके हमें दो। ये RTI है, शायद मैंने जहां तक RTI को समझा यही है। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सरकार ने कुछ सालों पहले शुरू किया था और अब सबको अधिकार है कि आप किसी भी सरकारी ऑफिसर को, दफ्तर को आप जाके बोल सकते हो सर मुझे ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। पहले सब चुप रहते थे। RTI में दे आर फोर्स्ड बाय द लीगल कि भाई आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी बात जिसके ऊपर देश की आज़ादी उनको खुद को नहीं मालूम। मैं सर अगर मान लीजिए किन्हीं आदरणीय स्वतंत्रता सेनानियों के हम लोग तो जा रहे हैं ना, मुझे अगर मोटिवेट करना हो कि देखो ये इन्होंने इनके परिवार से हमारे देश के लिए जान दिया था, तो मेरे घर का बच्चा या मेरे किसी रिश्तेदार का बच्चा क्या उम्मीद करेगा कि अगर तो ये घर कैसा होना चाहिए जिसके घर के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दे दी थी। आज उनके घर को कैसा होना चाहिए, वो कैसा इमेजिन करेगा? बहुत बड़ा बंगला, गाड़ियाँ, सम्मान, गार्ड्स, ये वो ऐसा होगा तो वो मोटिवेट होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से स्कूलों में, ये नहीं मांगेंगे सर। ये तो इनके घर का हुआ है ना, ये थोड़ी ना, तो फिर ये इनके से निकलेगा ही नहीं, इनके मुंह से। इनका DNA ही वही है। आप कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। मतलब ये मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये पूरी जितनी फैमिली, आप तो ज़्यादा जानते हैं मेरे से क्योंकि आप लोग अपनी एक जमात बन गई है आप लोगों की। चल आपके लड़के ने इधर किया, आपके लड़के आपके फादर के फादर आप लोग मिलते रहते हो। किस हालत में हैं ये सारे वंश? जिनको मैं जानता हूँ ये शहीद परिवार के लोगों से, तो सर्वसामान्य साधारण स्थिति में है सभी। कोई भी बड़ा नहीं बना। आज आप पॉलिटिशियंस लोगों को जानते हैं, कोई मालूम है आपको भगत सिंह जी का कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, या सुखदेव जी का है, या राजगुरु जी का है, या चंद्रशेखर आजाद जी का है? ऐसे किसी ने ना शहीदों के वंशज ने सरकार के पास कुछ मांगा, ना सरकार ने कुछ दिया। लेकिन हमारी एक इच्छा है कि कम से कम उनका आदर सम्मान आप करते रहिए, शहीदों का आदर सम्मान करते रहिए, और हमको एक थोड़ी आइडेंटिटी दे दीजिए कि भाई ये शहीदों के वंशज है। कहीं पहुंचे तो लोग ये कहें कि अच्छा राजगुरु जी के घर से आ रहे हैं, बताना ना। आप जब कहीं जाते हैं, आप तो क्या किया आपने? आप बोलते आप इंजीनियर क्या थे आप पहले? मैं ऑटोमोबाइल, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। आप तो घूमते हैं तो कोई बता रही है? नहीं ऐसी कोई सर्वसामान्य आदमी जैसा रहता है वैसे ही हम लोग रहते हैं। इसमें सरकार की थोड़ा सा मैं आपको सर इसमें करना चाहूँगा। मैं जब पहली बार हम लोग गए थे पूना, दीपक जी जब हम लोग गए थे घूमने के लिए गए थे, तो मेरे ख्याल से वो स्टेशन से कुछ दूरी पे ही है आपका जो ये शॉप है। तो हम वहाँ पे पूछते हुए गए काफ़ी सारे लोगों से। तो हमने कुछ लोगों से पूछा कि आपको यहाँ पे पता है राजगुरु जी का घर कहाँ पे है? बोले कौन राजगुरु जी? मैंने बताया कि आपको पता है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जो देश के लिए शहीद? हाँ पता है। तो आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ रहते हैं क्या? तो मतलब ये सिचुएशन है। मतलब कोई भी आइडेंटिटी नहीं, विशेषता नहीं, जबकि 47 होने के बाद में एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजन किया जाना चाहिए था नेहरू जी के सामने। नेहरू जी के शासन में एक बहुत बड़ा फंक्शन करके सारे भगत सिंह से लेकर राजगुरु से लेकर सुभाष चंद्र बोस के सबको लेकर उन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए था पहले दिन। बिल्कुल, हमें सर महात्मा गांधी जी से कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने भी बहुत कुछ किया अपने तरीके से। नेहरू जी ने भी अपने तरीके से बहुत कुछ किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके तरीकों को नकार दिया जाए।
जबकि वो उसका सपोर्ट है। यू सी, Right. मैं एक आदमी को अपने हिसाब से 2 घूंसे मारता हूँ, दूसरा आदमी उसको बोलता है इधर आ, उसको बिठाता है, देख तू काम कर रहा है गलत कर रहा है। दोनों का मकसद तो एक ही है कि इसको गिराओ, एक ही है। तो दोनों से मैं दोनों को क्रेडिट एक को सर पे बिठाओ, दूसरे को नीचे गिरा दो, ऐसा मत, एटलीस्ट दोनों को बैलेंस करो, एक साथ में कर दीजिए, सम्मान दे दीजिए। बहुत सिंपल। अच्छा देखिए, मैंने जो मेरे ऐसे दिमाग में आ गया कि 47, 48, 50 तक जब रिपब्लिक बन गई थी, एक बहुत बड़ा लाल किले में आयोजन किया जाना चाहिए था, और जिसके वो लोग पूरी लिस्ट, जिसको बोलते हैं भारत रत्न देते हैं, किसी को वो लोग 26 जनवरी को देते हैं, पूरे ढूंढ के, और तुम जितने नाम गिना रहे हो भर जाके उनकी लिस्ट, उनको बुलाकर स्टेज पे बुलाकर उनके नाम के बारे में बोला होता तो आज की पीढ़ी जानती। बिल्कुल नहीं। और हम क्या मांग रहे हैं? हम ये तो बोलते हैं लाख रुपए को दो सर। हम तो बोल रहे हैं कि इन लोगों को पदवी दे दो, तकवी दे दो, उनको पगड़ी पहना दो, और बोल दो कि ये जो है उनके वंशज है। इतना भी तो नहीं किया उन्होंने। हमारे क्षेत्र में अगर कोई भारत रत्न हो तो हमको पता होता है कि यार इनको, इनके यहाँ भारत रत्न मिला, बड़ा थोड़ा होता है ना। अगर राजगुरु जी के घर में भारत रत्न गवर्नमेंट अनाउंस करे लटके, तो पूरा पूना, पूरा नासिक, पूरा महाराष्ट्र जानेगा कि भैया एक भारत रत्न। सर, भारत रत्न की दुविधा ये है पुत्र, आप अगर लिस्ट निकालोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं खोट मिलेगी। जो डिजर्व करता है उसको भारत रत्न नहीं, अगर नियम आड़े आते हैं तो संशोधन करिए ना सर। नियम नहीं है साहब, ये पर्सनल है। आपको पता है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पब्लिक मंच से बोल रहा हूँ, कि लोग मुझसे कहते हैं कि सर पद्मश्री वगैरह के लिए भी लॉबिंग करनी पड़ती है। अरे साहब, आप चूज करिए ना, क्यों? अगर कोई मुझे पद्मश्री देना चाहे, मेरे पास आके बैठ गए थे, मैंने कहा मैं कुछ नहीं, मैंने कहा सुना लॉबिंग होती है, सर आप मत करिए, काम करेंगे। क्यों भाई? सरकार को अक्ल नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद ने इतना किया? सरकार को अक्ल नहीं है कि ये इन्होंने किया? उनको फटाफट पहला रत्न तो भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। नेहरू फैमिली के तीनों को मिला, क्यों मिला वो? नहीं, इनको उसमें क्या लगता? उसमें कोई लॉबिंग नहीं, दे वर द किंग्स। हाँ वही, नहीं इनको मिला ठीक है सर, हमें कोई, लेकिन इनको दे दीजिए। क्यों एतराज है मेरे को? आपको इसीलिए मिला कि आपका है, मेरा खुद का फिल्म फेयर अवार्ड, और मैं उसका अगर मालिक हूँ, या मैं अगर बात करूँ जो दादा साहब फाल्के हूँ, और अगर दादा फाल्के का अवार्ड मैं वंशज हूँ, मैं अपना अवार्ड बोलूँगा मुकेश खन्ना को दादा साहब फाल्के अवार्ड देना चाहिए, तो इसमें चीटिंग नहीं है? चीटिंग है। क्यों नहीं देते आप? और गिनाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों के कारनामों को गिनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे को नहीं, मैं तो बना क्या, मैंने कहा मैं लॉबिंग नहीं करता, हट जाओ सर, आप मत करिए, हम करते हैं। अब पता लगा कि ये अगर किसी को अवार्ड आप इसलिए दे रहे हैं कि वो मांग रहा है, शर्म आनी चाहिए। कोई आदमी अवार्ड, क्या चंद्रशेखर आजाद जी आके बोलेंगे सर मेरे को दे दो पद्मश्री अवार्ड, या मेरे को नहीं साहब, आप क्या हैं? एक इंडिपेंडेंट कमिटी होनी चाहिए जो बैठ के डिसाइड करे, जो सरकार के ऊपर डिपेंड, सरकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो गिने तौले कि इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को दे देना चाहिए, या इस वक्त जो है लता जी को दे देना चाहिए, इस वक्त आपको इसको दे देना चाहिए। कोई लॉबिंग की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी अगर वो करता है तो शर्म आनी चाहिए हमको। तो कमिटी नहीं है यहाँ पर अवार्ड भी सर अपने आप एक अपने या मतलब आपकी इच्छा है। चलिए, मैं ये हमारा अच्छा एक डिस्कशन का बन गया। ये हमारा दूसरा, मैंने जैसे आपको कहा था कि हम कोशिश करके परिवार वालों को बुलाते रहेंगे, इतना आसान नहीं होता, इनको भी चल के आना पड़ता है। ये भी आज 12 बजे आना चाहते थे, लेकिन 12 बजे किसी और की ज़रूरत थी मेरे को, और वो कहता कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो इन्होंने भी रुक गए हैं। अब इनको पूना वापस जाना है, और इसके पहले भी मैंने जब औरों को बुलाता हूँ, और कई लोग जो है यूपी से आएंगे, कोई वहाँ से आएंगे, तो मैं लाऊंगा सबको एक बार, ताकि आप लोगों को डंके की चोट पे मालूम पड़े कि नरम दल गरम दल कुछ नहीं होता। इन्होंने जान दी है हमारे देश के लिए, सम्मान करो, सैल्यूट करो इनको। और सरकार से कहूंगा शहीदों का दर्जा दो और इनको अवार्ड देना। अगर आपने अभी तक गलती, देखो जब उठे तब सवेरा होता है। आप नहीं उठे, कोई बात नहीं, चल माफ कर दिया आपको, आज तो करो। आप तो इस मुस्कुरी, लेकिन साहब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, पॉलिटिक्स जो है वो ले लेती है। चलिए, मैं इस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर से आपका नाम दोहराना चाहूंगा, सत्यशील कर्माकर राजगुरु। कमलाकर, हाँ, ठीक बोला मैंने? नहीं, आप कर्माकर बोले। सत्यशील कमलाकर राजगुरु। मैं भी जानना चाहूंगा इनका नाम, क्योंकि इनका नाम जानना ही बहुत जरूरी होता है, और ये जिस हालत में मैं वो भी जानना चाहूँगा। मैं आगे और भी बहुत लोगों को बुलाना चाहूँगा, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हकीकत क्या थी, और ये लोग बता सकते हैं, इनके वंशज वाले। और साथ में आप लोगों को मैं आह्वान करूँगा कि आप लोग भी मुहिम चलाइए। देखिए, आजकल यहाँ मुहिम चलाए बगैर कुछ नहीं होता।
पूरे देश से अगर ये आ जावे कि छोड़िए आप तो इलेक्शन जीतते हो हारते हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमारे पिछले वाले पूर्वजों को आपने कुछ कर नहीं दिया, क्या भीख मांगेंगे हम लोग आपसे? करो, और वो तब करेंगे जब आप लोग हमारे इस जय हिंद अभियान से जुड़ जाओ। विजय नंबर्स में होती है। इन्होंने शुरू किया है 2 साल 3 साल, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल में अब ये एक जगह पहुंचे हैं। पर मैं चाहता हूं कि पूरा आप सोशल मीडिया में टाइम खराब करते हो, आप सोशल मीडिया में पूरा टाइम खराब करते हो, उसके थ्रू भी अगर आप अच्छी चीज करो ना कि इनको मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, लाख करोड़ बन जाएगा, तब शायद आंखें खुलेगी सरकार की और वो करेंगे। नहीं, और हमारे ये भाई खुद बताए ना कि स्वतंत्रता सेनानियों को भारत रत्न ये सब मिलना चाहिए कि नहीं, आप स्वयं। मैं देखिए ये अच्छी बात इन्होंने उठा दी, मेरे दिमाग में भी थी, मैं भूलने वाला था। मैं पब्लिक से ये पूछना चाहता हूँ, अंत में बोलना चाहता हूँ, लेट अस चलो एक कॉन्टेस्ट करते हैं, एक छोटी सी कॉन्टेस्ट करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप अब मेरे जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या क्रांतिकारियों के वंशज को और क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए और इनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए? कौन कितने आदमी मेरे साथ है बताइए। आप अपने वर्डिक्ट जो है हमारे इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपका बोलना बहुत मायने रखता है। मैं तो बोल जाता हूँ, ये भी बोल जाते हैं, लेकिन नंबर्स से विजय होती है। मैं चाहता हूँ नंबर्स जुड़े और आप अपनी आपने इतना कुछ सुना, आपको पता लग गया होगा कि हम सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हम हवा में नहीं कह रहे हैं कि इनको देना चाहिए। तो आपने सुना, आपने इसके पहले असीलता राजेश जी को भी सुना, सावरकर की पोती को सुना। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की वीडियो को सिर्फ देखकर साइड न कर दीजिए, एंड में अपनी वर्डिक्ट दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि देश क्या चाहता है, दूसरों को भी भेजें, लोगों को भी जानकारी हो, और आप दिखाइए लोगों को, देखो ये वीडियो देखो बिकॉज ये एक चीज़ है जो गलती को सुधारने वाली बात है। तो अब इस एपिसोड को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, हालांकि बहुत सी बातें रह भी गई होंगी, अगली बार फिर बुलाऊंगा, आपको आना पड़ेगा। तो कई बातें ऐसी हैं जो बाद में धीरे धीरे पब्लिक डिमांड करती है, सर आपने उनको ऐसा क्यों नहीं पूछा, हम आपको बुलाएंगे। तो ये अच्छा था, गोपाल सिंह जी ने, ये दीपक जी ने भी बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इन्होंने भी अपने वंशज के बारे में बताया। मैं समझता हूँ कि आपको सिर्फ सुन के साइड में नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, दिमाग लगाइए कि अगर पिछली सरकार ने ये मिस्टेक किए, आज की सरकार करे ना साहब। सिर्फ ये थोड़ी है कि किसानों का प्रॉब्लम या उसका प्रॉब्लम या इसमें उलझे रहे, पेट्रोल के प्रॉब्लम में उलझे रहे या उसमें उलझे रहे, कौन जीत रहा है कौन बैठ रहा है। सब परंपरा बहुत बड़ी चीज़ होती है, विरासत में मिली है आपको क्रांतिकारियों की विरासत, उसको आगे बढ़ाइए। अगले हफ्ते मैं एक एंड में मैं भूल गया, मेरे हमारे इस प्रोग्राम में एक थोड़ी सी छोटी सी परंपरा रखी है। मैं विश्व इंटरनेशनल की तरफ से छोटी सी गिफ्ट हमारी तरफ से आपको देना चाहूँगा, क्योंकि इस आपको तो बहुत मिलना चाहिए। थैंक्स कमिंग फॉर कमिंग। अब अगर पब्लिक को कुछ बोलना चाहें तो 2 लाइन बोल दीजिए, मैं यहाँ पर इसको रैप अप करना चाहता हूँ। आज का ये एपिसोड मुकेश खन्ना जी के साथ और श्री गोपाल सिंह जी और दीपक जी के साथ हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई इसमें कि इनके प्लेटफॉर्म से मैं कुछ बातें मेरे पूर्वजों के बारे में आपको बता सका, और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम सुनेंगे और शहीदों का सम्मान करेंगे। ये बात पे मैं इस अपने एपिसोड को विराम देना चाहता हूँ। अगली बार मैं और किसी बड़ी शख्स को लेकर आऊँगा, बड़ी हैसियत वाली शख्सियत को लेकर आऊँगा। कौन होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं आपको बता दूँ कि अगले हफ्ते आप क्या देखेंगे वो हम अनाउंस करेंगे, तो वेट फॉर नेक्स्ट टाइम।